नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर करुणा गायकवाड़, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ISA NCB की इस साल की थीम है एनेस्थेसिया केयर एक्सपांडिंग द हॉरिजॉन और मिशन है सेफ हैंड्स नो योर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। इस संकल्पना के अंतर्गत पॉडकास्ट का दम A3 सीरीज की नींव रखी गई है। इसके दौरान हम जानेंगे हमारे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। A3 का मतलब होता है अवेयरनेस अबाउट एनेस्थेसिया। इस श्रृंखला का आज का 5वां एपिसोड है और आज का विषय है मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट एनेस्थेसिया। जनमानस में एनेस्थेसिया के बारे में बहुत सी भ्रामक और मिथक कल्पनाएं हैं। आज के एपिसोड के द्वारा हम उन मिथक कल्पनाओं को दूर करने का प्रयास करने जा रहे हैं और इस प्रयास में हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर उमेश रामतानी। डॉक्टर उमेश रामतानी ISA NCB के इस साल के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनमानस में जो भी एनेस्थेसिया के बारे में मिथक और भ्रामक कल्पनाओं के कारण पेशेंट और उनके रिश्तेदारों में ऑपरेशन के दरमियान भय और डर बना रहता है, आज इस पॉडकास्ट की श्रृंखला द्वारा वो भय और डर हम दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं सच क्या है और भ्रम क्या है। इस श्रृंखला में आपका स्वागत है डॉक्टर उमेश रामतानी सर। थैंक यू डॉक्टर करुणा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जरूर मिथ के बारे में पूछना चाहूंगी कि ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते कौन हैं। जनरली कहा जाता है कि ये झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो अपना झोला उठा के आते हैं और चले जाते हैं। तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक किस्सा बताऊंगा। मेरे अंडर में कोई एक बंदा काम करता था जो गांव का था। उसने मुझसे पूछा कि आप काहे के डॉक्टर। मैंने उसे बताया कि मैं एनेस्थेसिया का डॉक्टर हूँ, मैं सुगनी देता हूँ, मैं बेहोशी वाला डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन के दौरान मैं बेहोश करता हूँ। उसने कहा अरे ये तो झोला छाप डॉक्टर हुआ। तो मुझे हंसी आई। मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एनेस्थेसिया कोर्स क्या रहता है। तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि एनेस्थेसिया कोर्स एक प्रॉपर PG कोर्स रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स रहता है, जो यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल कॉलेजेस में होता है। उसकी एक प्रॉपर एग्जाम रहती है जो MD एग्जाम रहती है, जो जनरल सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स इसकी इक्विवेलेंट रहती है। ये सारे MBBS डॉक्टर्स रहते हैं और हमने एंट्रेंस देके MD एनेस्थेसिया में एडमिशन लिया होता है और 3 साल हम कड़ी मेहनत करके प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स करके हम डिग्री हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अब और एक बात आपसे पूछनी थी कि जैसे सर्जरी के पहले सर्जन को मिलना जरूरी होता है, लोग ये सोचते नहीं हैं कि एनेस्थेटिस्ट को भी सर्जरी के पहले मिलना जरूरी होता है, यानी जो प्री एनेस्थेसिया चेकअप होता है वो जरूरी होता है। तो क्या सच में ये जरूरी होता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। मैं एनेस्थेसिया सोसाइटी का नागपुर संगठन का अध्यक्ष हूँ। हमारा ये मिशन है कि सेफ हैंड्स नो योर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। इस अंतर्गत हम चाहते हैं कि सारे लोग एनेस्थेसिया और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के बारे में जानें। मेडिकल कॉलेजेस में आजकल मॉडर्न मेडिकल कॉलेजेस में PAC क्लिनिक करके एक कंपलसरी एरिया हो गई है, जिसमें प्री एनेस्थेटिक चेकअप OPD होता है, जिसमें एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर बैठते हैं और जो भी पेशेंट्स जिनका सर्जरी होने वाला है, कोई भी छोटा बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, उनका एनेस्थेसिया के पहले का चेकअप होता है। उसमें उनकी ब्लड टेस्ट होती हैं, उनको कोई बीमारियां हैं क्या वो देखा जाता है और पूरा बॉडी चेकअप टाइप हो जाता है। उसके प्रोफॉर्मर्स रहते हैं और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से उनको मिलने का मौका मिलता है। उनमें वो जान सकते हैं कि एनेस्थेसिया का प्रोसीजर क्या है, उनको कौन से टाइप का एनेस्थेसिया मिलेगा, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे और कैसे कैसे रहेगा पूरा प्रोसेस, वो समझ सकते हैं। तो एनेस्थेसिया PAC OPD में होने के कारण, एनेस्थेसिया का चेकअप होने के कारण एनेस्थेसिया की सेफ्टी बहुत बढ़ जाती और सेफ एनेस्थेसिया प्रैक्टिसेस में PAC OPD बहुत जरूरी। तो दर्शकों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन के पहले प्री एनेस्थेसिया चेकअप जरूर करवाइए, वो आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है। तो सर, मैं अभी थोड़ा एनेस्थेसिया के बारे में जो मिथ्स है जनसामान्य में, उस बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि फिल्मों में जनरली ऐसे दिखाते हैं कि कोई एक रुमाल पे दवा छिड़कते हैं, मुंह पे लगाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में हमें विस्तार से बता सकते हैं कि किस टाइप का एनेस्थेसिया होता है? एनेस्थेसिया बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। अगर पेट के ऊपर का या बहुत बड़ा ऑपरेशन है तो हम उसमें जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, जिसमें पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है। और जैसे आपने बताया वैसे ही मास्क से हम एनेस्थेसिया देते हैं। अलग अलग गैसेस होती हैं,
कुछ लिक्विड्स आते हैं जो वेपराइज होके पेशेंट के लंग्स में जाते हैं और बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और पेशेंट एनेस्थेटाइज हो जाता है। उसी तरह अगर पेट और पेट के नीचे के ऑपरेशंस हैं तो उसमें हम रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल एनेस्थेसिया देके उसको हाफ बॉडी को एनेस्थेटाइज कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न एनेस्थेसिया इतना आगे बढ़ गया है, इतनी सेफ्टी और इतनी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं कि हम सिर्फ एक पार्ट को भी एनेस्थेसिया दे सकते हैं। जैसे कि हाथ का ऑपरेशन है या सिर्फ इस पैर का ऑपरेशन है तो पूरे बॉडी को एनेस्थेसिया देने की जरूरत नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकार के एनेस्थेसिया। इसके बाद में मैं आपको और एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि ऑपरेशन के लिए जाओ तो पेट भर खाना खा के जाइए, क्योंकि ऑपरेशन की दवाइयाँ और ऑपरेशन ये बहुत कठिन होता है, तो दवाइयाँ पचाने के लिए आपको खाना खा के जाना ज़रूरी होता है। लेकिन लोग एनेस्थेटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि आपने खाना नहीं खाना है, आपने भूखे पेट रहना है, ऑपरेशन के बाद में भी भूखे पेट रहना है। तो ये क्या है, ये किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? ये आजकल भी गांव में ये धारणा फैली हुई है कि पेट भर के खाना खा के जाओ तो एनेस्थेसिया की सहन शक्ति बढ़ जाएगी, बट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की और बहुत ही ज़्यादा गलत है। एज पर रूल्स एनेस्थेसिया के पहले 6 घंटे पहले तक हम सॉलिड्स नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पूरा बेहोश करते हैं, रिफ्लेक्सेस पूरे डाउन हो जाते हैं, पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। श्वास नलिका से हम एक नली डाल के मशीन्स के थ्रू एनेस्थेसिया पहुंचाते हैं। तो अगर इस वक्त पेशेंट ने खाना खाया होगा, पेट भरा हुआ होगा, तो वो खाना लंग्स में चला जाएगा और पेशेंट के श्वास लेने की शक्ति खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वो उनको जान का धोखा भी हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की है। तो 6 घंटे पहले से हमको खाली पेट रहना पड़ता है, जिसको कि नील बाय माउथ कहते हैं। और ऑपरेशन के बाद भी भले ही पेशेंट बेहोश में आ गया है, लेकिन दवाओं का असर अंदर अंदर चलते रहता है, रिफ्लेक्सेस पूरी तरह से वापस नहीं आते हैं। तो ऑपरेशन के बाद भी 6 घंटे तक कम से कम पेशेंट को खाली पेट रहना पड़ता है। तो ये पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है कि नील बाय माउथ रहना है। डॉक्टर साहब, अभी एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ। हमारी पड़ोस में एक चाची रहती हैं, तो वो चाची को पथरी की बीमारी हुई है और उनको ऑपरेशन बताया हुआ है, पूरी सूंघनी देंगे ऐसे बताया है। तो उनके मन में इतना डर बैठा पड़ा है कि ऑपरेशन के दरमियान मेरी सूंघनी तो खत्म नहीं हो जाएगी, मुझे दर्द तो महसूस नहीं होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है? तो मैं भी आपको एक किस्सा बताता हूँ। जैसे कि हम घर में सब्जी बनाते हैं तो हम पहले सब्जी को काटेंगे, कुकर में हम तेल डालेंगे, हम उसमें मसाले डालेंगे, सब्जी काट के उसमें डालेंगे, प्याज डालेंगे और स्वाद के अनुसार हम उसमें नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और फिर और स्वाद बढ़ाने के लिए हम कुछ और ऐड करेंगे और सीटियां लगाएंगे। अगर हमको सब्जी अच्छी नहीं बनानी है तो हम उसको सब्जी को आधे में ही बंद कर देंगे, तो आधी कच्ची पक्की रह जाएगी। वैसा ही एनेस्थेसिया का होता है। इट्स अ बैलेंस्ड एनेस्थेसिया। दर्द की दवाइयां भी देनी पड़ेंगी, बेहोशी की दवाई भी देनी पड़ेंगी, मसल पैरालिसिस भी देना पड़ेगा और एडवांस्ड मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। और जैसे एनेस्थेसिया लाइट प्लेन्स चले जाते हैं, जो कम हो जाता है एनेस्थेसिया का डोज, तो ऑपरेशन के दौरान आधे घंटे में हम ड्रग्स दे के एनेस्थेसिया को आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसको कि टॉप अप्स कहा जाता है। तो ये मिथ भी है कि एनेस्थेटिस्ट सूंघनी सुंघा के चले जाते हैं, तो वैसा भी नहीं है। पूरा एनेस्थेसिया और ऑपरेशन खत्म होने तक एनेस्थेटिस्ट का क्रूशियल रोल रहता है। वो टॉप अप्स देते रहते हैं, मिनट टू मिनट पेशेंट के पल्स, बीपी सब मॉनिटर करते रहते हैं। और एनेस्थेसिया और ऑपरेशन खत्म होने के बाद उनको होश में लाने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो भी एनेस्थेटिस्ट देता है, जिसको कि रिवर्सल कहते हैं। आईसीयू में या रिकवरी रूम में या वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट करने तक एनेस्थेसिया का रोल चलते रहता है। तो आपकी चाची को बोल दीजिए कि ये डर खत्म करें, ऑपरेशन करना जरूरी है और आधे में ऑपरेशन खत्म हो गया, सूंघनी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका एनेस्थेटिस्ट सेफली उनको अच्छा एनेस्थेसिया देके पूरी तरह से सेफ्टी से उनका ऑपरेशन करवा दें। सर, अभी मैं और एक बात जो कॉमनली अपने समाज में होता है कि जो हमारी महिलाएं हैं जो सीजर से डिलीवरी होती है, तो उनके मन में एक डर सा बना रहता है कि रीढ़ की हड्डी में जो सुई लगाते हैं और उससे एनेस्थेसिया देते हैं, उसके कारण उनको लाइफ लॉन्ग यानी ताउम्र उनको बैकएक की कंप्लेंट होती है, पेट दर्द बना रहता है या पैरों में झुंझुनाहट बनी रहती है। क्या ये सच है? ये बहुत ही कॉमन मिथ है। मेरे भी रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि सीजर के टाइम पे तो जो रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है उससे तो मुझे जिंदगी भर बैकएक होगा और झुंझुनी बनी रहेगी, नसों की तकलीफ होगी। तो मैं बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बैकएक और स्पाइनल एनेस्थेसिया का कोई संबंध नहीं। जो ये स्पाइनल एनेस्थेसिया हम फीमेल पेशेंट्स में सीजर के दौरान लगाते हैं,
सेम टाइप ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीढ़ की हड्डी का इंजेक्शन हम मेल पेशेंट्स में भी लगाते हैं। डोज का फर्क रह सकता है। सपोज हर्निया पेशेंट है, जो मेल पेशेंट है उसको भी वही स्पाइनल एनेस्थीसिया, उनको तो कोई बैकएक नहीं होता। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि स्पाइनल एनेस्थीसिया और बैकएक का कोई संबंध नहीं है। उल्टा स्पाइनल की जो इंजेक्शंस हैं वो बैकएक के इलाज में यूज होती हैं आजकल मॉडर्न तरीके से। डॉक्टर साहब, अभी मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है दर्शकों ने जानना, कि दर्शक ये समझते हैं कि हम सुंगनी के लिए ना नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने हॉस्पिटल में चले गए तो सुंगनी डॉक्टर ही डिसाइड करता है और वो ही देता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहता है, हमारी अनुमति की जरूरत नहीं रहती है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। आजकल मॉडर्न जमाने में कंसेंट और अनुमति और पेशेंट की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंट की अनुमति के बिना, रिश्तेदारों की अनुमति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ ये है कि सुंगनी देना ऑपरेशन के दौरान बहुत जरूरी है। बिना सुंगनी के कोई भी ऑपरेशन संपन्न नहीं हो सकता। तो ऑपरेशन करवाना है तो सुंगनी देना जरूरी है, इतना जरूरी है। लेकिन सुंगनी की चॉइस पेशेंट के हिसाब से होती है। पेशेंट सिलेक्ट कर सकता है कि उसको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन चाहिए या पूरा एनेस्थीसिया चाहिए या एक पार्ट में ही एनेस्थीसिया चाहिए। अगर उसका ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी के इंजेक्शन से हो सकता है तो वो करवा सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे रीढ़ की हड्डी का इंजेक्शन नहीं चाहिए तो उसको हम पूरा एनेस्थीसिया भी देंगे। आजकल सेफ्टी बढ़ गई है, लेकिन उनकी अनुमति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद डॉक्टर रामतनी सर, आपने इस बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन के दरमियान या ऑपरेशन के पहले आप जरूर अपने एनेस्थेटिस्ट से बात करें, एनेस्थीसिया के बारे में जानें और अपना एनेस्थीसिया और ऑपरेशन का जर्नी सेफली ट्रैवल करें। धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को कई सारी शंकाओं का निरासन करके उनको सटीक जानकारी से अवगत कराया है और हम ये विश्वास रखते हैं कि इस श्रृंखला से मिली हुई जानकारी के कारण हमारे दर्शकों के मन में ऑपरेशन के लिए या सुंगनी के लिए जो डर पैदा हुआ है वो, या जो डर उनको महसूस होता है, वो कम करने में ये जानकारी उनको जरूर मदद करेगी। आपका तहे दिल से धन्यवाद सर।